हेलो दोस्तों, के डी एग्री सोइल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज जो सेकंड आई थी उसका मॉक टेस्ट फर्स्ट। अपना टॉपिक है बेसिक्स ऑफ सोइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस। 60 क्वेश्चन है इसमें। इस पूरे वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अपन डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द जियोपेडोलॉजिकल अप्रोच टू सोइल सर्वे वाज डेवलप बाय। तो जो जियोपेडोलॉजिकल अप्रोच थी सोइल सर्वे की, वो किसने डेवलप की। इस क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले हम समझना है कि जियोपेडोलॉजिकल अप्रोच है क्या। तो जो जियोपेडोलॉजिकल अप्रोच है वो क्या है कि ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन सोइल एंड जियोफॉर्म्स। तो जितने भी जियोफॉर्म्स है, लैंडस्केप है, टोपोग्राफी है, उनका सोइल के साथ, सोइल फॉर्मेशन के साथ, सोइल कैरेक्टर्स के साथ क्या रिलेशन है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बताता है जियोपेडोलॉजिकल अप्रोच। देखो, सोइल सर्वे में क्या है, जो अपन सैटेलाइट इमेजरी या फिर जो भी अपन इमेज लेते हैं सोइल का, तो वो सोइल का इमेज या जो सोइल की अपन सैटेलाइट से सर्वे करते हैं, तो उसमें सोइल और लैंड फॉर्म्स का क्या आपस में रिलेशनशिप है। तो ये सारे का सारा चीज़ है वो जियोपेडोलॉजिकल अप्रोच के अंदर आता है। तो ये जो किसने दिया था, ये जो अप्रोच है किसने डेवलप किया था, तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना हंट 1982, सेकंड है क्लार्क 1992, जिंक 1988 एंड फ्रूट 1994। तो इसका जो राइट आंसर है जियोपेडोलॉजिकल अप्रोच गिवन बाय जिंक इन 1988। ओके, तो इसका मतलब होता है जियोपेडोलॉजिकल अप्रोच का मतलब है कि हाउ जियोफॉर्म्स और लैंड अफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जैसे कैसे टोपोग्राफी या कोई भी लैंड फॉर्म है या जियोलॉजिकल जो भी फॉर्म्स है वो कैसे अफेक्ट करती है सोइल फॉर्मेशन को। ओके, अपना सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि मेजर कोज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया इज। जो मेजर कोज है लैंड डिग्रेडेशन जो होता है इंडिया में टोटल, उसका मेजर कारण क्या है, मेजर रीजन क्या है, मेजर फैक्टर क्या है जो लैंड डिग्रेडेशन कोज करता है। फर्स्ट अपना ऑप्शन है लॉस ऑफ टॉप सॉइल ड्यू टू विंड इरोजन, सेकंड वाटर इरोजन, वाटर लॉगिंग एंड केमिकल पॉल्यूशन। तो अपन को समझना है कि लैंड डिग्रेडेशन इंडिया का जो टोटल एरिया है 329 मिलियन हेक्टर है। ओके, टोटल एरिया कितना कवर करता है इंडिया, तो इंडिया के जो टोटल एरिया है 329 मिलियन हेक्टर, 329 मिलियन हेक्टर। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने अलग अलग एस्टिमेशन बताया कि कितना लैंड डिग्रेडेशन के अंदर आता है। तो सबका अपना अपना अलग अलग एरिया बताया है। अपन बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिवीज़न की, तो इन्होंने 1978 में एक एस्टिमेशन दिया था। उसके अकॉर्डिंग 175 मिलियन हेक्टर जो इंडिया का एरिया है वो डिग्रेडेड है, किससे, लैंड डिग्रेडेशन के अंडर आता है। अपन बात करें नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976, तो इन्होंने बताया कि 148.1 मिलियन हेक्टर जो एरिया है इंडिया का टोटल वो डिग्रेडेड है। अपन बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की, तो 1980 में असेसमेंट किया था, तो और उसमें बताया था कि 95 मिलियन हेक्टर है वो क्या है, डिग्रेडेड है। तो ऐसा बहुत सारा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने वापस रिवाइज किया 1985 में, फिर 1994 में वापस एक और एस्टिमेशन दिया, असेसमेंट किया। उसमें उन्होंने कहीं डिक्रीज बताया, कहीं इंक्रीज बताया। ओके, तो अपन का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है NBSSLUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूजिंग प्लानिंग का जो था 1994 में, 1994 में उन्होंने एक एस्टिमेशन दिया और बताया कि 187.7 मिलियन हेक्टर, 187.7 मिलियन हेक्टर जो लैंड है इंडिया की वो क्या है, डिग्रेडेड है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो 187.7 में से जो 45.5% जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है वो ओनली वन कोज द्वारा हुआ है। वन उसका एक ही फैक्टर है, वो है वाटर इरोजन। तो टोटल जो लैंड डिग्रेड है उसका 45.5% जो एरिया है वो किसकी वजह से है, वो है वाटर इरोजन की वजह से। उसके अलावा विंड इरोजन, वाटर लॉगिंग जैसे फिजिकल डिटोरेशन, केमिकल डिटोरेशन, ये सारा का सारा कॉज करता है, लेकिन जो मेजर कॉज है वो क्या है, विंड इरोजन है, सॉरी वाटर इरोजन है। ओके, तो वाटर इरोजन 45% जो टोटल लैंड डिग्रेडेशन है वो टोटल किसी वजह से वाटर इरोजन की है। तो आपको ध्यान रखना है जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग 1994 में बताया, वो बताया 187.7
तो ये का ये रेफरेंस यूज़ किया है जे सैगल की बुक है जो लैंड डिग्रेडेशन का चैप्टर है उसमें। लेकिन उसने NBSS-LUP ने वापस रिवाइज किया ये डाटा 2004 में 2004 में, और उन्होंने बताया कि टोटल डिग्रेडेड लैंड है 146.8 मिलियन हेक्टर है, 146.8 मिलियन हेक्टर है। लेकिन जब बात करें NBSS-LUP की 1994 के असेसमेंट में तो उन्होंने बताया था 187.7 मिलियन हेक्टर। लेकिन अभी रिसेंट उन्होंने 2004 में वापस चेंज किया, अपना रिवाइज किया, और उन्होंने बताया कि जो टोटल लैंड डिग्रेडेड है इंडिया की वो है 146.8 मिलियन हेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इन जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं 4 स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही जो स्टेटमेंट है वो बताना। चारों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि कौन सा क्या कह रहा है, उसके बाद में अपन इसमें इसके आंसर पे जाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अमंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई हैव मोर डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट फॉर्मेशन देन बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीन। देखो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फंजाई की हाइपी होती है वो नेट फॉर्म करती है। वो नेट फॉर्म होती है वो जो माइक्रो एग्रीगेट है उनको आपस में बाइंड करके रखती है। उसके अलावा जो भी फंजाई है ये जो भी सिक्रेट करते हैं अपने बॉडी से पॉलीसेकेराइड वगैरह, वो भी हेल्प करते हैं एग्रीगेट फॉर्मेशन के लिए। जो बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीन भी करते हैं एग्रीगेट फॉर्मेशन, या फिर आप कहें तो सोइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो मेजर रोल है जो इन सब में जो डायरेक्ट इफेक्ट ज़्यादा है वो किसका है, फंजाई का है। तो फंजाई के लिए क्या है कि अमंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई हैव मोर डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट फॉर्मेशन देन बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीज। फंगल हाइफी एक्ट एज ए net holding micro aggregate together, and fungi and bacteria produce polysaccharides that favor aggregation। तो बैक्टीरिया भी करता है, एक्टिनोमाइसीज भी करता है जो पॉलीसेकेराइड सीक्रेट, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो किसका होता है, फंजाई का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, करेक्ट है अपना फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, सेकंड, एनुअल क्रॉप्स हैव स्मॉलर रूट सिस्टम एंड देयरफॉर हैव रिलेटिवली लेस पॉजिटिव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एग्रीगेशन। जो एनुअल क्रॉप्स होती है उनका रूट सिस्टम तो बिल्कुल छोटा होता है, क्योंकि वो एनुअल क्रॉप है, इतना ज़्यादा ग्रो कर नहीं पाती इजीली। जो वाटर अवेलेबल होता है उतना ही वाटर अवेलेबल एरिया में ही अपना रूट सिस्टम ग्रो करती है। तो इसलिए इस वजह से उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट होगा एग्रीगेशन के लिए वो कम होगा। तो ये बिल्कुल सही है कि द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ रूट ऑन एग्रीगेशन इज हाई विद पेरेनियल ग्रास स्पीसीज ड्यू टू enhancement of their extensive fine root system with soil. Annual crops have a smaller root system and therefore have relatively less positive direct effect on aggregation। ओके, तो सेकेंड अपना जो स्टेटमेंट है उसकी अपन ने व्याख्या करके देख ली, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है अपना राइट है। थर्ड है द पुअरली क्रिस्टलाइन आयरन ऑक्साइड। द पुअरली क्रिस्टलाइन आयरन ऑक्साइड फॉर्म पुअर एग्रीगेशन देन वेल क्रिस्टलाइन आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का क्या इफेक्ट है एग्रीगेशन फॉर्मेशन पे वो बताया। तो जो पुअरली क्रिस्टलाइन है ये बता रहा है जो पुअर एग्रीगेशन करता है, लेकिन जो वेल क्रिस्टलाइन आयरन ऑक्साइड है वो बढ़िया करता है एग्रीगेशन। तो इसको अपन को समझना है। तो अपन को ध्यान रखना है जो भी हाईली वेदर्ड या हाईली ट्रॉपिकल सॉइल होती है, जो हाईली वेदर्ड ट्रॉपिकल सॉइल, उसमें एल्यूमिनियम एंड आयरन के ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर एग्रीगेशन फॉर्मेशन इवन सीमेंटेशन। आयरन तो दोनों काम करता है, एग्रीगेशन फॉर्मेशन भी करता है और सीमेंटेशन भी करता है। लेकिन अपन बात करें पुअरली क्रिस्टलाइन आयरन ऑक्साइड की, तो ये सबसे बढ़िया एग्रीगेट फॉर्म करता है बजाय कि वेल क्रिस्टलाइन आयरन ऑक्साइड के। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, आपको ध्यान रखना है। सबसे बढ़िया जो एग्रीगेट फॉर्मेशन करता है वो करता है आयरन के ऑक्साइड्स। ओके, उसके बाद में जो बढ़िया एग्रीगेशन करता है वो करता है पुअरली क्रिस्टलाइन आयरन ऑक्साइड, और उसके बाद में जो करते हैं वेल क्रिस्टलाइन आयरन ऑक्साइड। अपन बात करें आयरन की, तो आयरन का जो एग्रीगेशन है डुअल पर्पज है। ये फ्लोकुलेशन एजेंट भी है और एग्रीगेटिंग एजेंट भी। एग्रीगेशन भी करता है, सीमेंटेशन भी करता है और फ्लोकुल भी बनाता है। तो ये एग्रीगेट फॉर्मेशन या फ्लोकुलेशन एजेंट भी है और सीमेंटिंग एजेंट भी है। तो देखो यहाँ क्या होता है, जो एग्रीगेट फॉर्मेशन होता है ये होता है फ्लोकुलेशन प्लस सीमेंटेशन। तो एग्रीगेट कैसे बनते हैं, एग्रीगेट कैसे बनते हैं, तो पहले तो फ्लूक्यूल बनते हैं, आपस में क्लम्प्स बनते हैं, सोइल पार्टिकल आकर आपस में बाइंड होते हैं। और उस बाइंड को स्टेबल करने के लिए क्या होता है, जो ये जितने भी मेटल्स है या फिर जितने भी सीमेंटिंग एजेंट है, वो सीमेंटिंग एजेंट क्या करते हैं, उसको स्टेबल फॉर्म में और लॉन्ग टाइम परसिस्ट कर पाए ऐसे फॉर्म में चेंज कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं अच्छे से।
तो ये जो आयरन है वो डुअल पर्पज करता है सॉइल में, ये सीमेंटेशन भी करता है और फ्लूक्लूशन भी करता है। तो ये स्टेटमेंट अपना थर्ड नंबर है वो रॉन्ग है। लास्ट है, इन फाइन टेक्सचर सॉइल द क्ले पार्टिकल्स प्ले द की रोल वेरेज इन कोर्स टेक्सचर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर प्ले मेन रोल इन एग्रीकल्चर फॉर्मेशन। तो बिल्कुल सही है, जो कोलोइडल ऑर्गेनिक मैटर होता है वो मोर इफेक्टिव होता है फॉर्मेशन स्टेबल एग्रीगेट्स विद सैंड। सैंड मतलब कोर्स टेक्सचर सॉइल। तो सैंड के लिए तो मेन होता है ऑर्गेनिक जो कोलोइड्स होते हैं लाइक ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, और जो क्ले पार्टिकल है या फिर जो फाइन टेक्सचर सॉइल है उनके लिए अंदर जो एग्रीगेट फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, वो करता है क्ले। ओके, तो ये बिल्कुल अपना लास्ट जो स्टेटमेंट है वो राइट है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट तो राइट है, लेकिन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट तो राइट है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। तो आप ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं, क्योंकि अपना एक स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सेकंड वन सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ओनली, तो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो बिल्कुल ये राइट अपना ऑप्शन क्या है, राइट है, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अपन को 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से बताना कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो अपन चारों को बारी बारी से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अपन बता पाएंगे कि कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, केओलिनाइट क्ले हैज रिलेटिवली लो एक्टिविटी दैन मॉन्ट मोलनाइट क्ले। तो यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में पूछा है कि केओलिनाइट की जो एक्टिविटी होती है कम होती है और जो मॉन्ट मोलनाइट की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर अपन देखते हैं, एक्टिविटी नंबर। तो एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी ऑफ क्लेज क्या होता है। तो स्कैम्पटन 1953 एक साइंटिस्ट था, इसने इंट्रोड्यूस किया था एक्टिविटी नंबर, और इन्होंने क्या किया था, डिफाइन किया था एक्टिविटी को कि एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड टू द क्वांटिटी ऑफ क्ले प्रेजेंट बाय वेट। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स और क्वांटिटी ऑफ क्ले प्रेजेंट इन वेट का आपस में जो रेशियो है उसको क्या बताया, एक्टिविटी नंबर बताया। और उसके अकॉर्डिंग केओलिनाइट का जो एक्टिविटी नंबर होता है वो लेस होता है देन मॉन्ट मोलनाइट की। तो मॉन्ट मोलनाइट की एक्टिविटी हाई होती है सॉइल में, और केओलिनाइट क्ले की जो एक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। तो ये बिल्कुल राइट है अपना स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, स्कैम्पटन 1953 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ क्ले। अभी अपने हाल ही में डिस्कस किया अभी इसी में, जो स्कैम्पटन है 1953 में जो कॉन्सेप्ट दिया था एक्टिविटी ऑफ क्ले का कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम बात करें एक्टिविटी की, तो जो केओलिनाइट क्ले है उसकी एक्टिविटी होती है 0.4 टू 0.5, जो इलाइट क्ले है उसकी होती है 0.5 टू 1.0, और जो मॉन्ट मोलनाइट क्ले की है वो होती है 1.0 टू 7.0। अपन रेटिंग की बात करें तो 0.75 से जो कम है वो इनएक्टिव होते हैं क्ले, 0.75 से 1.40 के अंदर जितने भी आते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल क्ले होते हैं। तो जो केओलिनाइट है वो इनएक्टिव क्ले है, जो इलाइट है वो नॉर्मल क्ले है, और 1.40 से ज़्यादा है किसी की यदि एक्टिविटी नंबर तो वो होते हैं एक्टिव, क्या होते हैं, एक्टिव क्ले होते हैं। तो जो मॉन्ट मोलनाइट है वो एक्टिव क्ले है और केओलिनाइट क्या है, इनएक्टिव क्ले है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, स्कैम्पटन 1953। थर्ड स्टेटमेंट है, प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी विच इनेबल्स ए क्ले टू टेक अप वाटर टू फॉर्म ए मास दैट कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप। बिल्कुल, अपन प्लास्टिसिटी को कैसे समझते हैं कि कोई भी सॉइल में अपन ने वाटर ऐड किया है, मॉइस्चर ऐड की है, और उस मॉइस्चर ऐड करने के बाद अपन उस सॉइल के साथ प्रेशर बाहर से डालेंगे तो वो किसी भी डिजायर्ड फॉर्म में, अपन जैसे मिट्टी के बर्तन वाला जितना भी सिस्टम है, जो अर्थन पॉट्स बनाते हैं, जितने भी मिट्टी के बर्तन है उसमें क्या करते हैं, मिट्टी में पानी मिलाते हैं, फिर जो कुम्हार होता है वो क्या करता है, उसको डिजायर्ड शेप में चेंज कर लेता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है जो क्ले पार्टिकल या जो सोइल है उसकी प्लास्टिसिटी की वजह से। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी विच एनेबल्स ए क्ले टू टेक अप वाटर टू फॉर्म ए मास दैट कैन बी माउल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप। ओके, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। अपन को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो नेक्स्ट है, ए रशियन एग्रीकल्चरिस्ट एटरबर्ग सजेस्टेड लिमिट एंड कांस्टेंट ऑफ रिलेटेड टू सॉइल कंसिस्टेंसी। तो बिल्कुल एटरबर्ग ने सजेस्ट किया था लिमिट एंड कांस्टेंट रिलेटेड टू सॉइल कंसिस्टेंसी, लेकिन यहाँ पे जो बता रखा है रशियन एग्रीकल्चरिस्ट, तो यहाँ पे रशियन कृषि वैज्ञानिक बता रखा है एटरबर्ग को, लेकिन एटरबर्ग रशियन नहीं है। ओके, यहाँ पे अपन को ध्यान दे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है अपना। ये रशियन एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, एक स्वीडिश एग्रीकल्चरिस्ट एटरबर्ग सजेस्ट लिमिट्स एंड कांस्टेंट रिलेटेड टू सॉइल कंसिस्टेंसी। तो ये रॉन्ग है अपना स्टेटमेंट। यदि स्वीडिश होता तो राइट होता। तो अपन को इनकरेक्ट बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या है, लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीट ऑफ वेटिंग ऑफ इलाइट क्ले एट हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अपन को हीट ऑफ वेटिंग बतानी है कौन से क्ले की, इलाइट क्ले की, और कहाँ पे, हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट पे। वे हीट ऑफ वेटिंग ऑफ इलाइट क्ले एट हाइग्रोस्कोपिक। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो हीट ऑफ वेटिंग होती है वो होती है पीएफ 4.5 टू 7.0, मीन हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट 2 लगाकर ओवन ड्रन सोइल होती है 7.0, वहां तक ही होती है हीट ऑफ वेटिंग। तो यदि हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट पे है कोई भी क्ले, तो उसकी जो हीट ऑफ वेटिंग होती है वो होती है 0, भले वो मॉन्टमोलाइट हो, इलाइट हो, केओलिनाइट हो, मिनिमम होती। और जो सबसे मैक्सिमम हीट ऑफ वेटिंग होती है, जो वेटिंग करने पे हीट जो छोड़ता है क्ले, तो वो होती है, वो कहाँ पे होती है, वो होती है ओवन ड्राई सॉइल। तो ओवन ड्राई सॉइल को यदि अपन वेट करेंगे तो सबसे मैक्सिमम हीट छोड़ेगा, और जो अपन हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट पे उसी क्ले को यदि करेंगे तो मिनिमम हीट। तो हीट ऑफ वेटिंग क्या होती है, वेटिंग ऑफ सोइल बाय वाटर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ये बाहर छोड़ता है। तो हीट ऑफ वेटिंग एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ ओवन ड्राई सोइल। तो ओवन ड्राई सोइल में अपन कितना पानी मिला रहे हैं तो उसमें कितनी कैलोरीज छोड़ रहा है वो, तो वो होती है हीट ऑफ वेटिंग। तो हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट पे होती है 0। ओके, वहीं से शुरू होती है, तो रेंज होती है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट टू ओवन ड्राई सोइल 4.5 पीएफ टू लगाकर 7.0 पीएफ तक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। तो हीट ऑफ वेटिंग ऑफ एनी क्ले एट हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट इज 0 एंड एनी क्ले एट 7.0 पीएफ मीन ओवन ड्राई सोइल इज मैक्सिमम। अब कहाँ कितनी होती है, तो अपन बात करें केओलिनाइट की, तो हीट ऑफ वेटिंग होती है वो होती है 1.7 कैलोरी पर ग्राम, इलाइट की करें तो 9.3 पर ग्राम कैलोरी पर ग्राम, एंड मॉन्टमोलाइट की करें तो 18.6 कैलोरी पर ग्राम। तो हीट ऑफ वेटिंग एट ओवन ड्राई सोइल इज हाईएस्ट फॉर मॉन्टमोलाइट, मीडियम फॉर इलाइट एंड लोवेस्ट फॉर केओलिनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट इज। तो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, पर यूनिट वेट। तो पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, पर यूनिट वेट, इन तीनों की अलग अलग यूनिट होती है। तो तीनों को यूनिट को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट नहीं, पर यूनिट मास। तो उसकी जो यूनिट होती है वो नोट कर लेना आप। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास की जो यूनिट होती है वो होती है अर्ज पर ग्राम और जूल्स पर किलोग्राम। अर्ज पर ग्राम एंड जूल्स पर किलोग्राम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अपन सेकंड बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है डाइन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, बार्स, एटमॉस्फेयर, किलो पास्कल्स, मेगा पास्कल्स, ये सब जितनी भी यूनिट है, पास्कल्स, बार, एटमॉस्फेयर और न्यूटन पर मीटर, और यदि बात करें डाइन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये सारी की सारी जो यूनिट है वो किसकी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अपन बात करें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट की, लास्ट अपन ने मास एंड वॉल्यूम की बात कर ली। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट की बात करें तो क्या होता है, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हाइड्रोलिक हेड विच यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर कॉलम हाइट करेस्पॉन्डिंग टू गिवन प्रेशर। दिस यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट आर मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स। तो इनका डायमेंशन होता है वो मीटर, क्या होता है, एक सिर्फ लेंथ ही बताता है, और इसमें क्या है, या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या फिर क्या होगा, मिलीमीटर। तो ये जितने भी मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर है, ये किसके यूनिट्स है, ये यूनिट है पोटेंशियल एनर्जी पर वेट के, और इसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ एल। तो यहाँ देखते हैं बार, तो बार तो होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी उसका ही, दोनों ही उसके। लास्ट है सेंटीमीटर्स, तो मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर किसका होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो राइट आंसर क्या है, लास्ट ऑप्शन सेंटीमीटर्स। या मीटर आता तो अभी, और मिलीमीटर आता तो अभी सही होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इन 4 स्टेटमेंट दे रखे अपन को, इसमें से बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ एडजॉर्ब वाटर ऑन सॉइल सरफेस इज 4 टाइम्स मोर देन बल्क वाटर। बिल्कुल, बल्क वाटर है, फ्री टू मूवमेंट है, मूवमेंट कर पाएगा तो उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है। तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम। लेकिन यदि एडजॉर्ब है तो वहाँ एडजॉर्ब है और फ्री मूवमेंट नहीं कर पा रहा तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो राइट है बिल्कुल फर्स्ट अपना, विस्कोसिटी ऑफ एडजॉर्ब वाटर ऑन सॉइल सरफेस इज 4 टाइम्स, याद रखना कितना टाइम, 4 टाइम्स मोर देन बल्क वाटर। तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एडजॉर्ब वाटर की बल्क वाटर से 4 टाइम्स। ओके, सेकेंड है फ्लूइडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ करेक्ट ऑप्शन बताना है तो फर्स्ट करेक्ट है।
सेकेंड है फ्लूइडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नहीं, फ्लूइडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी फ्लूइडिटी उतना ही कम होगा, फ्लूइडिटी जितनी ज़्यादा होगी विस्कोसिटी उतना ही कम होगा, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नहीं, विस्कोसिटी इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी कम होगी। ओके, उसकी फ्लूइडिटी बढ़ेगी। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी और विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट है फ्रेबल कंसिस्टेंसी इज ऑप्टिमम फॉर पडलिंग। नहीं, ये फ्रेबल कंसिस्टेंसी होती है वो टिलेज के लिए, जितने भी टिलेज अपने ऑपरेशन है वो उसके लिए सही होती है, लेकिन पडलिंग के लिए नहीं होती। पडलिंग के लिए होती है प्लास्टिसिटी लिमिट जो होती है वो पडलिंग के लिए क्या होती है, बेस्ट होती है। वाटर स्टेग्नेशन, वाटर होना चाहिए अप्रोप्रिएट से भी ज़्यादा, तब जाके अपन पडलिंग कर पाएंगे। लेकिन फ्रेबल कंसिस्टेंसी है तो जितने भी ऑल एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज एंड टिलेज एक्सेप्ट पडलिंग, पडलिंग के अलावा जितने भी है उसके लिए सब क्या क्या बेस्ट है, फ्रेबल कंसिस्टेंसी। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो जो अपना करेक्ट है वो कौन सा स्टेटमेंट है, फर्स्ट। तो राइट आंसर है फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। तो ये जो ग्राम्स लॉ है वो है कि जो दो कोई भी गैसेज का जो डिफ्यूजन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी के। ओके, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ग्राम्स लॉ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है कि ओडीआर इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ क्ले कंटेंट एंड डेप्थ ऑफ सोइल। तो ओडीआर जो है वो इंक्रीज होती है इंक्रीज क्ले कंटेंट एंड डेप्थ ऑफ सोइल, लेकिन डेप्थ ऑफ सोइल बढ़ेगी तो जो गैसेस मूवमेंट है वो कम होगा, तो ओडीआर भी, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट भी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, मल्स हैज टेंडेंसी टू इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। नहीं, सॉइल टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज करता है, लेकिन फ्लक्चुएशन इंक्रीज नहीं करता। जो उतार चढ़ाव है सॉइल टेम्परेचर का उसको कम करता है, डिक्रीज करता है, तो बिल्कुल ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोइल टेक्सचर। नहीं, बिल्कुल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टेक्सचर से इन्फ्लुएंस होती है। यदि क्ले है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, सैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो ये भी रॉन्ग है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एडिशन ऑफ हाई डोजेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन्फ्लुएंस द मॉइस्चर मेजरमेंट बाय न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड। बिल्कुल, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड में यदि अपन हाई डोजेज ऑर्गेनिक मैटर मिला है तो ऑर्गेनिक मैटर का H+ है वो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अपना जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो लास्ट वन है। नेक्स्ट है, फोर्स एंड रिजल्ट रिएक्शन और सोइल डायनामिक्स डेफिनेशन गिवन बाय। तो जो सोइल डायनामिक्स की जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी, तो फर्स्ट है डोरेन एंड पार्किन, गेल एंड वॉन्डबर्ग, हेवसे एंड हॉफर एंड लिब्बे एट ऑल। तो याद रखना, जो सोइल डायनामिक्स की या सोइल फोर्स एंड रिजल्ट रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी, वो दी थी गेल एंड वॉन्डबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायस-बेलेट्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन विंड डायरेक्शन एंड। तो ये जो बायस-बेलेट्स लॉ है क्या डिस्क्राइब करता है, विंड डायरेक्शन का किसके साथ, तो ध्यान रखना ये करता है प्रेशर के साथ। जो विंड डायरेक्शन का रिलेशन है वो डिस्क्राइब करता है बायस-बेलेट्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेलियोमीटर इज यूज टू मेजर। ओके, तो शेलियोमीटर इज यूज टू मेजर, शेलियोमीटर किसके मेजर के लिए यूज करते हैं, क्लाउड अमाउंट, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर या क्लाउड हाइट। तो ध्यान रखना, जो क्लाउड की हाइट होती है वो अपन जो जिससे मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है शेलियोमीटर, CELIOMETER। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन मॉइस्चर प्रोब इज यूज टू, आपने वर्ड रखा होगा न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, न्यूट्रॉन मॉइस्चर प्रोब, तो ये होता है सॉइल मॉइस्चर के डिटरमिनेशन के लिए, सॉइल मॉइस्चर, फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल स्टेवेंसन स्क्रीन शेल्टर्स। तो डबल स्टेवेंसन स्क्रीन, सिंगल स्टेवेंसन स्क्रीन आपने जितने भी एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी होती है उसमें आपने देखी होगी। ओके, तो जो डबल स्टेवेंसन स्क्रीन होती है उसमें क्या होती है, उसमें 4 टाइप्स की थर्मामीटर लगे होते हैं, 4 टाइप के, मैक्सिमम थर्मामीटर, मिनिमम थर्मामीटर, ड्राई बल्ब थर्मामीटर एंड वेट बल्ब थर्मामीटर। ओके, तो 4 टाइप के जो थर्मामीटर को शेल्टर्स करता है वो करता है डबल स्टेवेंसन स्क्रीन, नहीं करता थर्मोग्राफ, थर्मोहाइग्रोग्राफ को नहीं करता, पीजोमीटर को नहीं करता। तो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, रेनॉल्ट नंबर ऑफ लेमिनार फ्लो शुड बी। तो अपन का कोई पोरस मीडिया है लाइक सोइल मीडिया है, सोइल मीडिया में लेमिनार फ्लो कब होगा, यदि रेनॉल्ट नंबर उसके कितने से कम या ज़्यादा होंगे या कितने होंगे तब उसमें जो फ्लो होगा वो लेमिनार फ्लो होगा। तो ध्यान रखना, लेस देन 1 यदि रेनॉल्ट नंबर है कोई भी पोरस मीडिया का तो उसमें उसका जो फ्लो होगा वो कैसा होगा,
लेमिनार होगा, लेस देन 1। यदि रेनॉल्ट नंबर लेस देन 1 है तो उसका जो फ्लो होगा किसी पोरस मीडिया में वाटर का, वो कैसा होगा, लेमिनार फ्लो होगा। नेक्स्ट है द सुपीरियोरिटी ऑफ F1 ओवर द बेटर पेरेंट इज नोन एज, देखो सुपीरियोरिटी ऑफ F1 ओवर द पेरेंट इज नोन एज हेटेरोसिस, एंड बेटर पेरेंट से भी ज्यादा यदि सुपीरियोरिटी है तो उसको बोलते हैं हेटेरोबैल्टोसिस। ओके, लास्ट वन, हेटेरोबैल्टोसिस इज द सुपीरियोरिटी ऑफ F1 जनरेशन ओवर द बेटर पेरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट स्टेबलाइज्ड इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स, तो प्लांट्स के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट था तो सबसे फर्स्ट अपन ने एसेंशियल डिक्लेयर किया था, स्टेबलाइज किया था। फर्स्ट क्लोरीन, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक। अब इनकी स्टेबलाइजमेंट ईयर आपको याद है तो राइट, आपका आंसर ही बिल्कुल राइट है। यदि नहीं याद है तो आप नहीं करेंगे। तो याद रखना 1843 में आयरन की ईग्रीस ने स्टेबलाइज किया था एसेंशियलिटी, और सबसे फर्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट यही स्टेबलाइज हुआ था एसेंशियल, तो आंसर है आयरन। नेक्स्ट है जिंक डेफिशिएंसी इज इन एनुअल क्रॉप्स इज मोर सीवियर देन व्हेन, तो जो जिंक डेफिशिएंसी है वो एनुअल क्रॉप में कब ज़्यादा सीवियर हो जाएगी, जब सोइल टेम्परेचर लो होगा, जब सोइल टेम्परेचर हाई होगा, जब प्लांट यंग होंगे, या बोथ ए एंड सी। तो याद रखना जिंक की जो डेफिशिएंसी होती है वो सीवियर होती है जहाँ टेम्परेचर लो होता है और प्लांट क्या होते हैं, यंग होते हैं। प्लांट यंग फेज में होते हैं और टेम्परेचर लो होता है, तब जो उसकी जिंक की डेफिशिएंसी वो क्या होती है, सीवियर होती है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्पाइट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रेट इन प्लांट एंड सॉइल प्लांट में शोन नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स इफ, यदि प्लांट के अंदर या सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है फिर भी प्लांट शो करता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तो क्या कारण है कि प्लांट यंग है, देयर आर मोर रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, मोलिब्डेनम डेफिशिएंट या फॉस्फोरस डेफिशिएंट। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है मोलिब्डेनम डेफिशिएंट। यदि मोलिब्डेनम डेफिशिएंट है तो नाइट्रेट एक्यूमुलेट हो गया है, नाइट्रेट ले लिया है प्लांट ने, लेकिन उसका क्या नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा, प्लांट यूजेबल फॉर्म में प्लांट के अंदर चेंज नहीं होगा, और जिससे क्या होगी, प्लांट शो करेगा नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो बहुत बार ऐसा होता है कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है, फिर भी प्लांट शो करता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स। क्यों? क्योंकि उसमें मोलिब्डेनम डेफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट वाइडली यूज्ड मैग्नीज फर्टिलाइजर इज, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला मैग्नीज फर्टिलाइजर कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, या मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेट फॉर्म में है। तो याद रखना जो मैग्नीज फर्टिलाइजर होता है सबसे ज़्यादा यूज है आने वाला है मैग्नीशियम सल्फेट डॉट फॉर H2O। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल रीजन ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार इन माइक्रोमीटर्स, तो माइक्रोमीटर में बतानी है कि पार का जो स्पेक्ट्रल रीजन कहाँ होता है, 0.4 to 0.7, 0.4 to 1.0, 0.8 to 1.2 एंड 1.0 to 1.5। तो पार जो होती है फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जहाँ से फोटो सिंथेसिस होता है जिस स्पेक्ट्रल रीजन, जिस लाइट के स्पेक्ट्रल रीजन में, तो वो होती है 0.4 to 0.7। राइट ऑप्शन है फर्स्ट, 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है व्हेन इज द वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड इन इंडिया, फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो 1 से 7 अक्टूबर तक जो अपन सेलिब्रेट करते हैं वो होता है वाइल्ड लाइफ वीक। तो इंडिया में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज वाइल्ड लाइफ वीक। ओके, नेक्स्ट है FACE स्टैंड्स फॉर, तो FACE ही ये CO2 कार्बन से रिलेटेड है, तो ये किसके लिए स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट है फास्ट असेसमेंट ऑफ कार्बन एनर्जी, सेकंड वन इज फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट, थर्ड वन इज फ्री असेसमेंट ऑफ CO2 एनरिचमेंट एंड लास्ट वन इज फ्री असेसमेंट ऑफ कार्बन एनर्जी। तो फेस होता है FACE, ये स्टैंड करता है फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट, फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट। नेक्स्ट है द टाइम बिटवीन द स्टार्ट ऑर्गेनिक मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप इज नोन एज, तो आज अपन ने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक मैनेजमेंट और अपन को सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो 3 साल का जो पीरियड है इसको क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेशन पीरियड, डाइवर्सिफिकेशन पीरियड, कन्वर्जन पीरियड या कंजर्वेशन पीरियड। तो याद रखना इसको कहते हैं कन्वर्जन पीरियड, कन्वर्स कर रहे हैं अपन किसमें, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक। तो इसका टाइम जो पीरियड नॉर्मली होता है 3 ईयर होता है। नेक्स्ट है स्मेज, स्मेज क्या है, स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस एज, फॉग प्लस एज, या फिर स्मोक प्लस फॉग प्लस एज। इसमें से स्मोक प्लस एज, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, स्मोक प्लस एज इज नोन एज स्मेज। 25 नंबर क्वेश्चन है बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, तो बैरोमीटर है वो किसने इन्वेंटेड किया, किसने खोजा। फर्स्ट है ई टॉरिचेली
1962, 1963, 1975 एंड 600। तो कब इन्वेंट किया था बैरोमीटर, जो ई टॉरिसेली ने जो इन्वेंट किया था वो कब किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ई टॉरिसेली 1963। तो 1963 में 1643 में बैरोमीटर का इन्वेंशन ई टॉरिसेली ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइंस जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल परसेप्टेशन इन ए गिवन पीरियड ऑन मैप इज। तो कोई भी मैप पर अपन जो इमेजिनरी लाइन बनाते हैं इक्वल परसेप्टेशन को ज्वाइन करने के लिए, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? तो ये सारे की सारी लाइंस होती है वो आइसोप्लेट्स कहलाती है। इसमें कौन सा आइसोप्लेट है जो लाइंस इक्वल परसेप्टेशन को ज्वाइन करता है? फर्स्ट ऑप्शन आइसोलाइन, आइसोहाइट, आइसोथर्म एंड आइसोबार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है वो है आइसोहाइट। तो आइसोहाइट इज लाइंस जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल परसेप्टेशन इन ए गिवन पीरियड ऑन मैप। तो मैप पे जो इक्वल परसेप्टेशन को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं आइसोहाइट। व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुज हाफ लाइफ इज 20 डेज? तो उसकी हाफ लाइफ अपन को दे रखी है 20 डेज, तो उसकी एवरेज लाइफ क्या होगी? तो 20 इंटू 1/0.693। इसका क्या करना है? 20 को मल्टीप्लाई करता है 1 से और अपॉन करना है 0.693। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 28.6 डेज। कितना? 28.6 डेज उसकी एवरेज लाइफ है और इसकी हाफ लाइफ क्या है? 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डायमेंशनल नैनो मटेरियल? देखो यहाँ पे जेड है। ओके, जीरो डायमेंशनल नैनो मटेरियल, नैनो रोड्स, नैनो ट्यूब्स, नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो रिबन्स। तो ध्यान रखना जीरो डायमेंशनल नैनो मटेरियल होते हैं वो होते हैं नैनो पार्टिकल्स। जितने भी नैनो पार्टिकल्स है वो उसका जो डायमेंशन है वो कितना है? 0 है। नेक्स्ट है विच इंडिजिनस सिस्टम प्रोवाइड्स लोकेशन इंफॉर्मेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट? तो इंडिया का इसरो का खुद का डेवलप किया गया एक लोकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का सिस्टम है, इंडिजिनस सिस्टम है, जो इंडिया और उसकी 1500 किलोमीटर की परिधि के अंदर अंदर जितना भी कंटिनेंट में आता है वो सारा का सारा अपन को बताता है। तो ये जो लोकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो अपन को प्रोवाइड करवाता है जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की तरह ही है, जीपीएस की तरह ही है, लेकिन इंडिया का है और ये वर्ल्ड वाइड काम नहीं करता, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे काम करता है। तो ये है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। IRNSS फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेशियल फीचर ऑन ए रास्टर मैप? तो रास्टर मैप पे जो अपन देखो दो टाइप के मैप होते हैं, रास्टर और दो टाइप के फीचर होते हैं डाटा, रास्टर एंड वेक्टर। तो जो रास्टर मैप पे जो अपन स्पेशियल फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं वो किस में करते हैं? पॉइंट्स लाइन, पॉलीगॉन्स, पिक्सल्स एंड पॉलीलाइंस। तो ये पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगॉन्स होते हैं वो करते हैं वेक्टर मैप पे, और जो पिक्सल्स होते हैं वो पिक्सल्स किस में और पिक्सल होते हैं वो रास्टर मैप पे स्पेशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 31, नॉन स्पेशियल इंफॉर्मेशन एसोसिएट विद स्पेशियल फीचर्स इज रेफर्ड एज। तो जो नॉन स्पेशियल इंफॉर्मेशन होती है जो एसोसिएट होती है स्पेशियल फीचर्स के साथ, तो वो क्या होती है? लिगेंड्स, एट्रीब्यूट्स, स्केल पॉइंट्स एंड पिक्सल्स। तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होता है नॉन स्पेशियल इंफॉर्मेशन एसोसिएट विद ए स्पेशियल फीचर्स। नेक्स्ट है व्हेन वाज NBSS LUP बिकम एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ICR? तो ICR का पहले ये AISS LUP के अंडर आता था, ये ICR के अंदर ही वहीं IRI में इसका था हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लेकिन कौन सी ईयर में इसको इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बना दिया गया NBSS LUP को और उसका हेडक्वार्टर नागपुर में शिफ्ट कर लिया गया? तो वो ईयर था 1976। 1976 में नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल साइंस एंड सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो एक बिकम एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ICR। ओके, तो राइट आंसर है 1976। नेक्स्ट है इन विच प्लांट बोरॉन इज इमोबाइल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से प्लांट में बोरॉन इमोबाइल होता है? अपन जनरली बात करें तो बोरॉन होता है प्लांट पे इमोबाइल, कैल्शियम एंड बोरॉन इमोबाइल होते हैं जनरली प्लांट्स में, लेकिन ये हर प्लांट में इमोबाइल नहीं होता, ये अकॉर्डिंग टू प्लांट अपनी मोबिलिटी चेंज करता है। तो यदि अपन बात करें यदि बोरॉन इमोबाइल तो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट में इमोबाइल होता है, लेकिन कुछ में ये मोबाइल होता है। तो इन चार में से 3 ऐसी है जिसमें मोबाइल है, लेकिन एक ऐसी है जिसमें इमोबाइल है। क्या?
बोरोन। तो अपन को जो इमोबाइल है वो बताना है इसमें से कि कौन सी क्रॉप में इमोबाइल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पी, सेकंड है ओनियन, थर्ड वन इज कैरेट एंड लास्ट वन इज कॉटन। तो जो कॉटन क्रॉप होती है इसमें जो बोरोन होता है वो होता है इमोबाइल। लेकिन अपन कैरेट, ऑनियन एंड पी की बात करें तो इन तीनों में उसके अलावा कैनोला है, एस्परगस है, बीन्स है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, इन सब में, और एप्रिकोट है, एप्पल है, एलमंड है, इन सब में, ये सारे जितने भी मैं नाम लिया उस सब में जो बोरॉन होता है वो होता है मोबाइल। और यदि जनरली क्वेश्चन पूछे कि बोरॉन क्या होता है प्लांट्स में, तो कैल्शियम एंड बोरॉन क्या होते हैं? कैल्शियम एंड बोरॉन इमोबाइल होते हैं। लेकिन ये कुछ प्लांट में मोबाइल होते हैं, कुछ प्लांट में क्या होते हैं? इमोबाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्चेड बाय। तो लॉन्च किसने किया था फर्स्ट नैनो यूरिया वर्ल्ड का? तो अभी ये हाल ही में न्यूज़ में चल रहा है। तो इफ़को ने अभी हाल ही में बताया है कि जो नैनो यूरिया फर्स्ट वो हमने लॉन्च किया है। फर्स्ट नैनो यूरिया लॉन्च बाय इफ़को। नेक्स्ट है लैंगेबाइटिस। तो ये लैंगेबेनाइट है, वो क्या है? पोटेशियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट है, पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट है, पोटेशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट है, या पोटेशियम ओनली? तो ध्यान रखना। तो लैंगेबेनाइट इज पोटेशियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। तो पोटेशियम और मैग्नीशियम का जो सल्फेट होता है उसको बोलते हैं लैंगेबेनाइट। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ वेरिस्काइट एंड स्टेगनाइट फाउंड इन वेल ड्रेन्ड एसिड सॉइल। तो वेल ड्रेन्ड एसिड सॉइल होती है उसमें वेरिसाइट एंड स्ट्रेगनाइट, ये दोनों ही क्या है? फॉस्फोरस के मिनरल है, फॉस्फोरस फॉस्फेट मिनरल है। इन दोनों का मिक्सर जो वेल ड्रेन एसिड सॉइल में पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोबेटाइट एंड वेवेलाइट, कैरेंडाइट एंड बेरेंडाइट। तो इन चार ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो लास्ट ऑप्शन बेरेंडाइट। बेरेंडाइट क्या होता है? ये वेरिसाइट एंड स्ट्रेगनाइट का मिक्सचर होता है जो वेल ड्रेन्ड एसिड सॉइल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इन एटमॉस्फेयर। तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? यदि अपन वेट लैप्स रेट की बात है, लैप्स रेट नॉर्मल लैप्स रेट की बात करें तो होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। लेकिन जब ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की बात करें तो वो होती है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और राइट आंसर इज मोर अप्रोप्रिएट 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इज प्रमोटर इन अमोनिया सिंथेसिस। तो अमोनिया सिंथेसिस में प्रमोटर के लिए किसको यूज करते हैं? आयरन ऑक्साइड। तो आयरन के ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो अपन यूज लेते हैं कैटालिटिक एजेंट यूज करते हैं वो तो होते हैं आयरन ऑक्साइड्स। और जो अपन प्रमोटर यूज करते हैं उसमें एल्यूमिनियम के, पोटेशियम के ऑक्साइड, कैल्शियम के ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है बोथ बी एंड सी। तो याद रखना जो भी पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मोलिब्डेनम के जो ऑक्साइड है वो एज ए प्रमोटर यूज करते हैं, और जो आयरन के ऑक्साइड है FeO एंड Fe2O3 ये करते हैं अपन कैटालाइस्ट के लिए। इन दोनों का मिक्सर यूज करते हैं सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए। नेक्स्ट है विच इज द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ बायो रेट फॉर मोस्ट ऑफ क्रॉप। तो मोस्ट ऑफ क्रॉप के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है? तो वो है 1.5%। नेक्स्ट है मीन इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो टॉक्सिसिटी अकर करेगा, वैसे ये भी करता है लेकिन ये एक्सेप्टेबल लिमिट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन। कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो यदि माइक्रो इरिगेशन का पूछे तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है? राजस्थान। नेक्स्ट है हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट टिश्यू ऑफ मेड अप ऑफ। तो सबसे ज़्यादा कौन से न्यूट्रिएंट मिलकर प्लांट का टिश्यू प्लांट का बनाते हैं, प्लांट को बनाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीज। तो याद रखना जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है 95%, 95 to 98% जो अपना प्रोपोर्शन होता है टिश्यू का, प्लांट का, वो मेडअप करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, कार्बन 45 एंड हाइड्रोजन 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द कॉन्सेप्ट दैट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC इज नेक्स्ट टू फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लाइन है, ये किसने दी थी? फर्स्ट ऑप्शन डेनिस M रिट्सी एंड शूफील्ड, मार्शल एंड S.A. बार्बर। तो उसका जो राइट आंसर है वो है मार्शल। मार्शल ने बोला था कि जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो नेक्स्ट टू फोटोसिंथेसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, एसिमुलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन रिजल्ट इन द फॉर्म। दो टाइप का नाइट्रेट रिडक्शन होता है, एसिमुलेटरी एंड डिसिमुलेटरी। एसिमुलेटरी मतलब वो एक्यूमुलेट हो रहा है किसी पार्ट में, किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी प्लांट में, और डिसिमुलेटरी मतलब वो क्या हो रहा है, वो लॉस हो रहा है सोइल से, प्लांट से। तो यदि अपन नाइट्रेट रिडक्शन एसिमुलेटरी की बात करें तो वो क्या बनाता है, अमोनिया अमोनियम आयंस बनाते हैं। और यदि हम डिसिमुलेटरी की बात करें तो ये या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड एंड N2 डाइनाइट्रोजन के रूप में उड़ जाता है, लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ IUSS, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंस। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंस फॉर्मली नोन एज इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस ISSS। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क एंड वियना ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर है वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, स्टेबलाइजमेंट हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट है द बुक केमिकल इक्विब्रिया इन सोइल इज ऑथर्ड बाय। तो केमिकल इक्विब्रिया इन सोइल बुक किसने लिखी थी? फर्स्ट ऑप्शन KH Tan, ऐसे बार्बर, WL लिंडसे एंड Z मॉडवेट्स। तो इसका राइट आंसर है WL लिंडसे ने ये बुक लिखी थी, सोइल केमिकल इक्विब्रिया इन सोइल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ जिंक, कॉपर एंड निकल टॉक्सिसिटी इन जिंक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो जिंक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जो इन तीनों की टॉक्सिसिटी का लेवल कितना होता है, जिंक, कॉपर एंड निकल का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1:2:8। 3 ऑप्शन है 1:2:8। नेक्स्ट है द ड्रिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय। ड्रिस कॉन्सेप्ट किसने गिवन किया, किसने दिया था? तो राइट आंसर है बोहफिल्स ने, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वन इज द सेल्फ इंडिकेटर। ऐसा कौन सा केमिकल है जो सेल्फ इंडिकेटर है? तो राइट आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट। तो KMnO4 होता है वो एक टाइप का क्या है, सेल्फ इंडिकेटर भी है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन व्हीट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होता है और त्रिगुणित होता है, 3n होता है। तो कितना होगा? 21 उसका नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, और यदि 3n है तो 63। n होता है व्हीट का 21 और 3n कितना होता है? 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन, इकोलाई, लेमना पोस्टुक्साटा, एकार्नेक्रेप्सिस एंड। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है इकोलाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पोटेशियम फिक्सेशन मैक्सिमम इन। फर्स्ट ऑप्शन है इलाइट, सेकंड वर्मिकुलाइट, थर्ड मॉन्टमोलाइट एंड फोर्थ वन केओलाइट। तो पोटेशियम फिक्सेशन सबसे ज़्यादा होता है वो होता है वर्मिकुलाइट में, उसके बाद में इलाइट, फिर मॉन्टमोलाइट और सबसे कम केओलिनाइट में। और यदि अपन फॉस्फोरस फिक्सेशन की बात करें सबसे ज़्यादा आता है केओलिनाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार वर्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विजिबल, IR, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो याद रखना रडार किस पे करता है? रडार काम करता है माइक्रोवेव रेडिएशंस पे। मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर क्रॉप कल्टीवेशन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? डेजर्ट में वाटर लिमिटिंग है या फिर टेम्परेचर या फिर बहुत? तो याद रखना है जो वाटर है वो लिमिटिंग फैक्टर है, टेम्परेचर कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है डेजर्ट में। वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम होने से क्या नहीं होती है? क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता है, क्रॉप कल्टीवेशन नहीं होती। यदि वाटर अवेलेबल है तो टेम्परेचर कितना भी होता है तो वहाँ प्लांट ससेप्टिबल है। तो जो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर वो है वाटर इन डेजर्ट एरियाज। नेक्स्ट है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर राइस क्रॉप। राइस क्रॉप के लिए कितनी होती है? 25, 150, 120 या 200 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है 120 सेंटीमीटर, 1200 मिलीमीटर। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ सोइल ऑर्डर 12, 11, 10 एंड 8। टोटल नंबर ऑफ सोइल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सोइल टैक्सोनॉमी, कॉम्प्रेसिव सिस्टम सोइल क्लासिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग कितने हैं? 12 सोइल ऑर्डर है। ओके। नेक्स्ट है मस्कोवाइट इज एग्जाम्पल ऑफ फाइलोसिलिकेट, टेक्टो, नियो एंड आइनो। तो जो मस्कोवाइट एक टाइप की माइका है और माइका किसका एग्जाम्पल है? फाइलोसिलिकेट का एग्जाम्पल। जो अपने क्वार्ट्ज एंड फेल्सफार है वो टेक्टोसिलिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोइल इज 2D, 3D, 1D एंड 0D। तो सोइल क्या होती है? 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है। तो याद रखना सोइल, पैडॉन, ये सारे क्या है? 3 डायमेंशनल है, पैड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वैल्यू कॉन्सेप्ट गिवन बाय सोरेंस, फ्राइड एंड डेविस, सोफेल्ड, डीन एंड फ्राइड। तो राइट आंसर है डीन एंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन, सीरीज, फैमिली, ऑर्डर एंड सब ऑर्डर। तो सबसे लोवेस्ट होती है वो होती है सीरीज, और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सोइल इज नोन एज कैसार्ड, वाटर अवेलेबल वाटर, हॉलार्ड टोटल वाटर एंड एकार्ड अनअवेलेबल वाटर। तो कैसार्ड तो होता है अवेलेबल वाटर इन सोइल, हॉलार्ड होता है टोटल वाटर सोइल एंड इकार्ड होता है अनअवेलेबल वाटर ऑफ सोइल। तो इसका राइट आंसर है हॉलार्ड। तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना 60 नंबर क्वेश्चन।
तो अपने अच्छे से डिस्कस किया, सारे के सारे आंसर्स अपन ने दे दिए हैं 60 क्वेश्चन के। उसके अलावा भी आपको कोई डाउट लगे, कोई बात जो समझ में नहीं आई हो, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको डाउट लग रहा है कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, कोई और आंसर होना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को केडी एग्री सॉइल ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।